नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो मध्य प्रदेश में विद्युत विभाग में बहुत सारी भर्ती आई हुई है, ठीक है? तो उनका ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, कौन सी आई, क्या आई, वो सब बात कर चुका हूँ। तो जैसे कि साथियों कल मैंने आपको बात किया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, और साथियों जो उसमें सारी दक्षता जो होती है, फिजिकल जो होता है उसके बारे में भी कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ठीक है? तो भैया कई लोग कमेंट कर रहे थे यार कि उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें जो मतलब जो हमारा सर्टिफिकेट है, जैसे कि 10वीं का, 12वीं का, ITI का, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सब क्या ओरिजिनल वहाँ पे लेंगे? तो साथियों हाँ, ये सब क्या होता है, ओरिजिनल वहाँ पे जमा करते हैं वो लोग। मतलब और एक भाई पूछ रहा था कि यार मेडिकल सर्टिफिकेट कैसा क्या है? तो भैया जब आप ज्वाइनिंग लेने के लिए जाएंगे, मतलब जो भी अपना इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, जहाँ पे भी आपका होता है, तो वहाँ पे भी आपको फिट का मेडिकल सर्टिफिकेट जो सरकारी चिकित्सालय होते हैं वहाँ से बनवा के लेके जाना पड़ता है ना, तो वो वहाँ पे आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है ना? तो भैया ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं सब ओरिजिनल वहाँ पे जमा होते हैं, डुप्लीकेट काम नहीं चलता वहाँ पे, सब ओरिजिनल ही देना पड़ता है, ठीक है? हाँ, तो अब बात आती है साथियों, कल हमने जैसे कि डीसी जनरेटर देख लिया था, थोड़ा मतलब आधा चैप्टर मैंने कल करा दिया था आपको, है ना? ठीक है? तो आज हम देखेंगे कि जो डीसी जनरेटर में ईएमएफ ईज़ी जनरेटेड ईएमएफ होता है, उसका इक्वेशन जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, और साथियों जो डीसी जनरेटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो उसको मैं अभी आपको पीडीएफ के माध्यम से यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है? फिर भी ऊपर ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि जो डीसी जनरेटर होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? मतलब यहाँ लिखा है डीसी जनरेटर का वर्गीकरण, ठीक है? तो एक होता है प्रत्येक उत्तेजित और एक होता है साथियों स्व उत्तेजित, ठीक है? अब इसके फिर से टाइप्स होते हैं। जो प्रत्येक उत्तेजित जो होता है साथियों उसको बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड, मतलब कि जैसे कि जो प्रत्येक उत्तेजित जनरेटर होता है साथियों, उसको हमको क्या करना पड़ता है ना? जो बैटरी होती है ना, ये बाह्य स्रोत के माध्यम से हमें क्या करना पड़ता है साथियों, उसको उत्तेजित करना पड़ता है, ठीक है? और जो स्व उत्तेजित होता है मतलब कि स्वयं के द्वारा, मतलब कि सेल्फ एक्साइटेड जिसको बोला जाता है, ठीक है? तो वो खुद के द्वारा ही वहाँ पे क्या होता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, जिससे क्या होता है वो खुद के द्वारा ही सेल्फ एक्साइटेड होता है। वह सीरीज सेंटेड कंपाउंड 3 टाइप के होते हैं। तो अभी मैं आपको पूरा इसको पीडीएफ में लिखा हुआ उसके माध्यम से अभी आपको पूरा का पूरा समझाता हूँ, ठीक है? और साथियों आपको जो भी क्वेश्चन रहेंगे, डाउट रहेंगे, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है? तो चलिए मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से इसमें समझाता हूँ। तो साथियों जैसे कि आप मेरे पीडीएफ में इसमें देख पा रहे हैं, जैसे कि कल मैंने आपको साथियों जो डीसी जनरेटर होता है पार्ट्स के नेम पूरे के पूरे आपको बता दिया था, ठीक है? तो माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें इसके जो सभी के सभी पार्ट्स होते हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है? शाफ्ट है, पोल शू है, फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर है, कम्यूटेटर है, योक है ना? तो ये सब इसमें लगे हुए हैं, ठीक है? तो ये इन सब का कार्य मैंने कल आपको बता दिया था क्या होता है, ये भी इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में आपको ऑलरेडी करा चुका था, ठीक है? तो साथियों अब देखते हैं जो इसमें दिया हुआ है माय डियर फ्रेंड, आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ईएमएफ जनरेटेड बाय अ जनरेटर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेटेड बाय अ जनरेटर। तो साथियों जैसे कि आपको पता है जो डीसी जनरेटर होता है ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है ना? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ साथियों कि डीसी जनरेटर फैराडे के नियम के अनुसार कंडक्टर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स कंडक्टर और घुमाव की आवश्यकता होती है। तो साथियों ये याद रखिएगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब कि फाई, है ना? देखिएगा कंडक्टर जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ठीक है? घुमाव बल मतलब कि आरपीएम रोटेशन पर मिनट जो होता है ना, की आवश्यकता होती है, ठीक है? आगे देखिएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है जेड क्या साथियों आर्मेचर कंडक्टरों की कुल संख्या होती है। फाई क्या साथियों फ्लक्स प्रति पोल होता है। एन क्या साथियों आर्मेचर की गति आरपीएम में रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है? पी क्या साथियों पोलों की संख्या, 2 पोल होते हैं, 4 पोल होते हैं, 6 पोल होते हैं, 8 पोल होते हैं, ठीक है? ये हमेशा जोड़ों में होते हैं, ठीक है? जोड़ में होते हैं, ठीक है? आगे देखिएगा इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं, है ना? ए मतलब क्या होता है साथियों? ए मतलब होता है समांतर मार्गों की संख्या, है ना? तो ये भी याद रखिएगा साथियों। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है ए इक्वल टू पी बराबर, ए इक्वल टू मतलब ये बराबर क्या होता है पी, और एक होता है ए बराबर 2। तो साथियों जो लेप वाइंडिंग होती है ना, लेप में ए बराबर क्या होता है पी होता है, और जो वेव वाइंडिंग होती है ना ए बराबर 2 होता है, ठीक है? लेप वाइंडिंग को समांतर वाइंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है? और वेव वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, अच्छी बात है ये, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाता है। और ई क्या है साथियों?
उत्पन्न विद्युत वाहक बल वोल्ट में होता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। इसके बाद में जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन ये आ रहा है, समझ लो। ठीक है, चूंकि इसमें बताया है कि कंडक्टर द्वारा एक चक्कर में फ्लक्स का कटाव 5p 1 मिनट या 60 सेकंड में आर्मेचर की गति n हो तो 1 सेकंड में आर्मेचर की गति n/60 हो जाएगी। ठीक है, तो जब इसका ईएमएफ इक्वेशन निकलता है आप सभी को पता होगा, ई बराबर क्या होता है साथियों, फाई जेड एन पी, यहाँ पे आ जाएगा p अपॉन क्या आ जाएगा साथियों 60 ये होता है। तो ये जो फार्मूला है साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है ना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे आ जाएगा साथियों ईजी जनरेटेड ईएमएफ होता है। ठीक है, ये है ना। तो देखिए ये हो गया, ये मतलब ये कैसे कैसे बनता है ये बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, एक कंडक्टर उत्पन्न विद्युत वाहक बल पर 1 सेकंड में फ्लक्स का कटाक्ष p 5p n अपन का 60 वोल्ट। ठीक है, तथा आर्मेचर कंडक्टरों की संख्या क्या साथियों z होगी, z, और समांतर मार्ग क्या साथियों a हो तो एक समांतर मार्ग में z/a हो जाएगा ना। ठीक है, एक समांतर मार्ग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल देखिए बहुत ही अच्छा साथियों है p5zn 60a। ठीक है, ये ईएमएफ का फार्मूला है। ठीक है, अब बोला साथियों देखिए लूप वाइंडिंग के लिए, मतलब कि साथियों जो लेप वाइंडिंग होती है ना उसके लिए फार्मूला क्या होगा, E = 5zn 60p/a हो जाएगा ना, क्योंकि लेप में p बराबर क्या होता है, a होता है ना। ठीक है, आगे देखिएगा वेव वाइंडिंग के लिए बोला जाएगा तब वेव वाइंडिंग के लिए a बराबर क्या होता है साथियों 2 होता है। तो उस कंडीशन पे इसका मान रख देंगे यहाँ पे, तो E = क्या हो जाएगा 5zn p/के 60 हो जाएगा। तो ठीक है साथियों, ये फार्मूले के बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, उन्हें भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है साथियों डीसी जनरेटर डीसी मोटर से क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते भी है पहला क्वेश्चन आ रहा है उठ के यहाँ पे, एक 4 पोल के डीसी जनरेटर में कुल कंडक्टरों की संख्या 900 है ना, और 10 मीटर वेबर फ्लक्स प्रति पोल उत्पन्न होती है। तो यदि आर्मेचर की गति 800 आरपीएम है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल बताइए। जबकि आर्मेचर पर क लैंप वाइंडिंग ख वेव वाइंडिंग है, तो मतलब कि लैंप वाइंडिंग में कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा और वेव वाइंडिंग में कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो साथियों पोलों की संख्या 4 दी हुई है, चालकों की संख्या कितनी है साथियों 900 है, आरपीएम कितना है भैया 800 है, फ्लक्स प्रति पोल कितना साथियों 10 मिली वेबर है। तो मिली मतलब क्या होता है 10⁻³ हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी वेबर है ना, तो ये देखिए ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यदि लेप वाइंडिंग हो तब P बराबर क्या होता है A होता है, तो P/के क्या हो जाएगा A हो जाएगा, तो ये इससे A कट जाएगा, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। तो इसके बाद साथियों ये जो फार्मूला है ये बन जाएगा अपना, जब इसमें हम इसका मान रख देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा साथियों 120 वोल्ट आ जाएगा। मतलब कि लेफ्ट वाइंडिंग में क्या हो गया वोल्टेज कितना हो गया साथियों 120 हो गया। अब साथियों आगे देखते हैं कि जो वेव वाइंडिंग होगी उसमें क्या होगा। तो देखिए साथियों वेव वाइंडिंग में भैया देखिए दोनों को करके देखना, तो जो वेव वाइंडिंग हो जाती है उसमें उसको सीरीज में होती है, देखो वोल्टेज इसमें अधिक आ रहा है। ठीक है, तो ये जस्ट ये जो फार्मूला है इसका 5zn p/के 120 में क्या कर देंगे उसका मान को पुट कर देंगे, जब आंसर निकल के आएगा तो 240 इसका आंसर आ रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लाखों बार हजारों बार पूछा जा चुका है। ठीक है, मैं कई सारे एग्जाम दे चुका हूँ साथियों, बहुत बारे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखिएगा एक लेप वाउंड 6 पोल का जनरेटर 1000 आरपीएम पर घूमता है। आर्मेचर पर 50 स्लॉट है और प्रत्येक स्लॉट में 8 कंडक्टर वाइंड किए हैं। यदि वह 400 वोल्ट की विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है तो फ्लक्स प्रति पोल बताइए। यदि जनरेटर वेव वाउंड हो और 1500 आरपीएम गति हो जाए तो विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। तो साथियों इसमें भी क्या करना है, ये जो दिया है पहले तो लिख लो भैया स्पष्ट, पी कितना है, ई कितना है, एन कितना है, जेड कितना है। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना साथियों, इसको जो अपना लेप वाइंडिंग में बोलेगा तो लेप में, और वेव में बोलेगा तो वेव में, वो जो फार्मूला है उसमें इसका मान को भर दो और फिर गुना भाग कर लो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0.06 आ जाएगा ये वेबर में, अगर आपको 5 फ्लक्स पूछा है तो। ठीक है, और यहाँ वोल्टेज पूछा है अगर, तो ये 1800 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है साथियों, बस इसका आपको
फार्मूला रखना है और फार्मूले में मान भरना है। ठीक है, आगे देखिएगा जो डीसी जनरेटरों का वर्गीकरण होता है, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था। ठीक है, तो ये साथियों क्या होते हैं भैया, एक होता है प्रत्यक्ष उत्तेजित, एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक है, तो प्रत्यक्ष उत्तेजित तो भैया वो क्या होता है, किसी भी डीसी सोर्स डीसी बैटरी के द्वारा उत्तेजित किया जाता है, और जो स्व उत्तेजित होते हैं वह सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं, है ना। स्व उत्तेजित मतलब सेल्फ होता है। ठीक है, तो वह फिर क्या होता है भैया, 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन से देखिएगा, डीसी जनरेटरों का आर्मेचर के साथ फील्ड के कनेक्ट करने के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। यह 3 टाइप के होते हैं, सीरीज वाउंड जनरेटर, शंट वाउंड जनरेटर एंड कंपाउंड वाउंड जनरेटर। तो देखते भी है सीरीज वाउंड जनरेटर क्या बोलता है भैया, इससे क्वेश्चन उठता है। तो चलिए देखते हैं सीरीज भैया क्या बोल रहे हो आप। ठीक है, तो सीरीज वाउंड जनरेटर, इस जनरेटर में आर्मेचर फील्ड के सीरीज में लगाया जाता है। फील्ड कम टर्नओवर मोटे तारों का बना होता है। तो साथियों ये पॉइंट याद रखने की बात है कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है वह कम टर्न तथा मोटे तार की बनाई जाती है। ठीक है, इस जनरेटर के बाहरी सिरों पर लोड लगाया जाता है तथा तभी यह जनरेटर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, क्योंकि लोड के बिना, ये याद रखिएगा साथी, क्योंकि लोड के बिना इसके फील्ड का सर्किट पूरा नहीं होता। अतः जनरेटर ऐसे स्थानों पर प्रयोग किया जाता है जहां लोड प्रत्येक समय लगा रहे, तो जैसे कि बूस्टर। तो ये बूस्टर मतलब कि सीरीज जनरेटर का उपयोग बूस्टर के रूप में किया जाता है। अब भैया सीरीज जनरेटर का हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। तो भैया कुछ इस टाइप से सीरीज जनरेटर का डायग्राम होता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा, और इसकी सीरीज में क्या हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या लग जाएगा साथियों, लोड लग जाएगा। ठीक है, ये ऐसा बनता है ना, मतलब कि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई रहती है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है। आगे देखिए साथियों कि सीरीज जनरेटर का फील्ड लोड करंट से उत्तेजित होता है। यदि लोड करंट अधिक हो तो जनरेटर अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने लगता है। आर्मेचर और सीरीज फील्ड के सिरे क्रमशः A1 A2 और SE1 SE2 मतलब कि सीरीज फील्ड की वाइंडिंग के टर्मिनल। ठीक है, आगे देखिए साथियों इसके बाद में ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है RA मतलब होता है आर्मेचर का रेजिस्टेंस ओम में होगा। आपको पता है जो प्रतिरोध होता है उसकी इकाई ओम होती है। सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस ओम में होगा। आर क्या है साथियों, लोड रेजिस्टेंस ओम में होगा। ई क्या, उत्पन्न विद्युत वाहक बल इज जनरेटेड ईएमएफ काय में होगा साथियों, वोल्ट में होगा। वी क्या है साथियों, टर्मिनल वोल्टेज वोल्ट में होगा। आई ए क्या साथियों, आर्मेचर करंट एम्पियर में होगा। एंड आई एस सी मतलब होता है सीरीज फील्ड का करंट एम्पियर में होगा, और आई क्या, लोड करंट एम्पियर में होगा। लेकिन साथियों आई ए आई एल और आई ये क्या होता है, तीनों का तीनों भैया सेम होता है। किस जनरेटर में भैया, सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है। देखिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फील्ड आर्मेचर और लोड सीरीज में लगे होते हैं, अतः उसमें करंट समान होती है। अतः आई मतलब कि करंट प्लस करंट बराबर आई ए मतलब होता है साथियों आर्मेचर करंट बराबर आई एस सी मतलब कि सीरीज फील्ड करंट, ये तीनों की तीनों बराबर होती है लोड करंट वाली। ठीक है, आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप वी बराबर आई आर हो जाएगा, तो आर्मेचर करंट आर्मेचर का रेजिस्टेंस हो जाएगा। फील्ड में वोल्टेज ड्रॉप आई एस सी और आर एस सी हो जाएगा, सीरीज फील्ड में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, यदि टर्मिनल वोल्टेज प्रेरित विद्युत वाहक बल से कम होता है, तो देखिए इसमें लिखा है टर्मिनल वोल्टेज प्रेरित विद्युत वाहक बल से कम होता है होता है, क्योंकि आर्मेचर और सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस के ओमिक ड्रॉप अर्थात वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, ओमिक ड्रॉप क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आई ए डॉट आर ए प्लस के आई ए सी डॉट आर ए सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये जो फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है यार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ये याद रखिएगा। तो देखिए साथियों इसमें क्या हो जाएगा, ईजी बराबर क्या हो जाएगा साथियों, जनरेटेड ईएमएफ क्या हो जाएगा साथियों, वी प्लस के ठीक है, वी प्लस के साथियों क्या हो जाएगा, आई ए आर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आई, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, कोष्टक में दिया हुआ है आर ए प्लस के आर ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इजी में, और ये टर्मिनल वोल्टेज है इसलिए यहाँ पे क्या दिया है साथियों, माइनस का सिंबल दिया है। ये टर्मिनल वोल्टेज दिया है तो माइनस, और इजी मतलब जनरेटेड ईएमएफ तो उसमें क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये भैया याद रखिएगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एग्जाम में इसके बेस पे क्या बनते हैं आपके, मतलब कि वो बनेगा, क्या बोलेंगे अपना के साथियों, ईजी बराबर क्या हो जाएगा, वी प्लस के आई ए
आई हो जाएगा, ठीक है, आर ए प्लस के आर ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला वाला है ना। आगे देखिएगा साथियों, शंट वाउंड जनरेटर, इसको कांस्टेंट जनरेटर बोलते हैं, जिसका यूज साथियों बैटरी चार्जिंग के रूप में किया जाता है। नियत मतलब होता है इसका, ठीक है, उतार चढ़ाव कम होता है इसमें। तो चलिए देखते हैं यार क्या बोलना चाहता है। शंट वाउंड जनरेटर, जिसकी जो वाइंडिंग होती है साथियों पतले तार की तथा अधिक टर्न की बनी हुई होती है। तो देखिए सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस जनित्र में आर्मेचर फील्ड के समांतर में लगा हुआ होता है। मतलब कि साथियों ये देखिए, ये आर्मेचर हो गया, ये हो गया, और ये यहाँ पे बाद में क्या आ जाएंगे, ये अपनी फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, ये बन गया अपना, है ना, शंट फील्ड का डायग्राम बन गया। तो इस जनरेटर में आर्मेचर के समांतर में शंट फील्ड वाइंडिंग जुड़ी हुई होती है, जो पतले तारों की और अधिक टर्नों की होती है। यह जनरेटर बिना भारी लोड के लगाए ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। लोड लगा रहे अथवा न रहे तब भी इसका वोल्टेज लगभग स्थिर रहता है ना। शंट फील्ड में करंट बढ़ने पर इसका विद्युत वाहक बल अधिक उत्पन्न होने लगता है। यह अधिकतर बैटरी चार्जिंग के करने और सामान्य कार्यों में प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इसका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो शंट जनरेटर होता है उसका कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो भैया इसका यूज़ बैटरी चार्जिंग के रूप में अधिकतर किया जाता है तथा सामान्य कामों में भी इसका यूज़ लिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, इसका आपने डायग्राम तो देख ही लिया भैया, ये डायग्राम है, अच्छे से याद कर लो। और इसका फॉर्मूला भी बनता है साथियों, ई जी मतलब होता है जनरेटर, ये एम एफ बराबर कहते हैं वी प्लस के ये आर ए हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा, रुक जाओ अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका वाला वो क्या बोलना चाहिए सूत्र, है ना, ठीक है। ये देखो, ये टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये टर्मिनल वोल्टेज है, तो इसलिए क्या हो जाएगा साथियों, V बराबर ई माइनस के आई ए आर ए हो जाएगा। और ये अगर ई इस पर आ जाएगा मतलब ये जनरेटर ये में, तो V प्लस के आई ए आर ए हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से भैया पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये क्या है इसमें देख लेंगे। चलो, आर एस एस मतलब क्या हो जाएगा साथियों, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस हो जाएगा, ओम में होता है। देखिए आर एस एच होता है, आई एस एस होता है इसमें, है ना। तो ये सब होता है, ये पूरा याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। तो आर एस एस शंट फील्ड का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो आर एस एच कौन है भैया, आर एस एच मतलब कि ये देखिए, ये यहाँ पे आर एस एच हो जाएगा, ठीक है, ये लोड हो जाएगा। और ये आई एस एच हो जाएगा, आई एस एच भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब डायग्राम में लिखा होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, आर ए मतलब होता है आर्मेचर का रेजिस्टेंस काम हो जाएगा ओम में, आर बराबर लोड रेजिस्टेंस ओम में हो जाएगा, ठीक है। आई ए क्या हो जाएगा साथियों, आर्मेचर करंट एम्पियर में हो जाएगा। आई एस एच शंट फील्ड का करंट एम्पियर में, आई क्या है साथियों, लोड करंट एम्पियर में। ई बराबर क्या है साथियों, उत्पन्न विद्युत वाहक बल वोल्ट में। और वी क्या है साथियों, टर्मिनल वोल्टेज वोल्ट में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आर्मेचर के समांतर में शंट फील्ड और लोड लगा हुआ है, आपको बीच में डायग्राम बनाकर दिखाया, क्योंकि समांतर में आर्मेचर के समांतर में शंट फील्ड और लोड लगा हुआ है ना। तो देखिए, अतः आर्मेचर करंट साथियों क्या हो जाएगा, आई ए बराबर क्या हो जाएगा साथियों, आई प्लस के आई एस एच हो जाएगा ना। जब देखिए मैं आपको डायग्राम से ही बता देता हूँ यार, नहीं तो बोलोगे ये ठीक है। हाँ, अब देखो साथियों यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, आर्मेचर करंट, ठीक है, ये मतलब कि आई ए होता है, ठीक है। आई ए क्या हो जाएगा प्लस, ये देखिए ये होगी अपनी लोड करंट, ठीक है, यहाँ पे लोड लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो, ये यहाँ से साथियों बाहर जाएंगी लोड में, तो ये क्या हो गई, आई हो गई, ये क्या हो गई साथियों, और ये इधर भी जाएंगी, तो मतलब कि आई एस एच हो जाएगा ना, ठीक है। तो देखिए, और ये आई ए ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ए। तो आई ए बराबर कहाँ कहाँ बढ़ गई भैया, ये लोड में भी गई और आई एस एच में भी गई। तो आई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई प्लस के आई एस एच हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना आपको, है ना। आगे देखिएगा, आई बराबर क्या होता है, वी अपान के आर होता है, किसके, अपना ओम के नियम से, ठीक है। तो आई एस एच है ना, ये आई एस एच बराबर क्या हो जाएगा साथियों, वी टर्मिनल वोल्टेज, है ना, अपन के साथियों क्या हो जाएगा, आर एस एच क्या है साथियों, जो फील्ड वाइंडिंग है उसका रजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये ऐसा याद रखना है अपने को, ठीक है। ये टर्मिनल वोल्टेज ये हो जाएगा, और जो ईजी हो जाएगा तो वी प्लस के आई आर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखते भैया
जो अपना कंपाउंड रेजिस्टेंस होता है, जो क्या होता है साथियों, सीरीज और शंट वाइंडिंग को मिलाकर बनता है। ठीक है, इन दोनों की वाइंडिंग का जो कॉम्बिनेशन होता है, मिश्रित संयोजन जिसको बोलते हैं, उसको कंपाउंड वाउंड जनरेटर बोलते हैं, है ना। तो देखिएगा, इस प्रकार के जनित्र में फील्ड कॉइल को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग आर्मेचर के सीरीज में तथा दूसरा भाग आर्मेचर के समांतर में कनेक्ट किया जाता है। इस प्रकार शून्य लोड अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक शंट फील्ड कॉइल में पैदा होने वाला वोल्टेज ड्रॉप सीरीज फील्ड कॉइल में होने वाली करंट वृद्धि के कारण पूरा हो जाता है। फलस्वरूप शून्य लोड से पूर्ण लोड अवस्था तक टर्मिनल वोल्टेज का मान स्थिर रहता है। ठीक है, तो देखिए साथियों, ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा क्या बोलना चाह रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहा है कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, आगे देखिएगा, कंपाउंड वाउंड जनरेटर का वर्गीकरण सीरीज फील्ड कॉइल को कनेक्ट करने की विधि के आधार पर किया जाता है। तो भैया ये एक दो प्रकार के होते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और एक होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। फिर जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है वो दो प्रकार का होता है, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। ठीक है, और जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है साथियों, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। तो जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है साथियों, उसमें क्या होता है, टोटल 5 बराबर क्या हो जाएगा साथियों, वो क्या होता है साथियों, 5 + के 5, मतलब कि एडिटिव नेचर का होता है। उसमें जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है साथियों, प्लस होता है। ठीक है, और जो डिफरेंशियल कंपाउंड में होता है साथियों, उसमें क्या होता है, वो दोनों विरोध करते हैं एक दूसरे का। ठीक है, डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम लोग, जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है उसके दो प्रकार होते हैं, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। तो पहला देखते भी है शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो भैया इसकी क्या विशेषता है, ये क्या बोलता है, इसका डायग्राम क्या होता है, एग्जाम में इसके बेस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जनरेटर में सीरीज फील्ड कॉइल एवं शंट फील्ड कॉइल इस प्रकार कनेक्ट की जाती है कि उसके फ्लक्स के एक दूसरे के क्या होते हैं, जुड़ने वाले स्वभाव वाले रखे जाते हैं। चित्र में देखिए, अभी चित्र में दिखाता हूँ आपको। ठीक है, फलस्वरूप शंट फील्ड कॉइल में पैदा होने वाला वोल्टेज ड्रॉप सीरीज फील्ड कॉइल में होने वाली करंट वृद्धि के कारण पूरा हो जाए, इसमें केवल शंट फील्ड कॉइल को ही आर्मेचर फील्डर में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिएगा, इसका डायग्राम है भैया, याद रखिएगा यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, शंट फील्ड भी है और सीरीज फील्ड भी है, इसमें दोनों वाइंडिंग का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ये आर्मेचर है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसका डायग्राम भी पूछ लेगा कि भैया बताओ ये किस चीज़ का डायग्राम है। तो ठीक है, आगे देखेंगे साथियों, है ना। आगे देखिए साथियों, उसमें दिया हुआ लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो ये क्या होता है भैया, इसके बारे में भी चलो देखते। इस प्रकार के जनरेटर में आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड कॉइल या फिर वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट करके एक साथ शंट फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो इसमें साथियों एक साथ कनेक्ट करते हैं दोनों वाइंडिंग, मतलब जो आर्मेचर होता है और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होता है, इन दोनों के समांतर में भैया कौन है भैया, ये शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है ना, ये क्या होती है, इसमें कनेक्ट होती है लॉन्ग शंट। लॉन्ग मतलब कि लंबा और शॉर्ट मतलब कि छोटा। तो जो लॉन्ग शंट की जब बात आएंगी भैया, तो जो आर्मेचर वाइंडिंग है और जो सीरीज फील्ड की वाइंडिंग है, इन दोनों के समांतर में कौन है भैया, शंट फील्ड वाइंडिंग। और इन सब का यहाँ पे समांतर में यहाँ पे कौन है भैया, ये लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आप ये इससे साथियों रेजोनेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि आप पीडीएफ में देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, इसके बाद में आ जाएगा भैया जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में जो 60 शंट होता है, सॉरी इसमें देखिए 60 शंट टाइप। ठीक है, लॉन्ग शंट दिया हुआ है, डायरेक्ट इसमें ख दिया हुआ है लॉन्ग शंट। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए जरा। हाँ, ये आ गए भैया हम, जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है उसका जो 60 शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है उसका जो डायग्राम है और उसकी जो थ्योरी है वो यहाँ पढ़ के सुना रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो देखिए साथियों, ये दिया हुआ, इस प्रकार के जनरेटर में सीरीज फील्ड कॉइल इस प्रकार से कनेक्ट की जाती है कि उसके द्वारा उत्पन्न फ्लक्स शंट फील्ड कॉइल द्वारा उत्पन्न फ्लक्स का क्या करे साथियों, विरोध करे। तो भैया डिफरेंशियल में क्या होता है, विरोध करता है। ठीक है, चित्र में देखे, दिखाते चित्र भैया आपको। ठीक है, फलस्वरूप परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कुछ कमजोर हो जाता है। इसमें केवल शंट फील्ड कॉइल को ही आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो भैया चलिए देखिए इसका डायग्राम, शंट फील्ड को ही क्या करते भी है, आर्मेचर के
समांतर में पैरेलल में जोड़ते हैं और सीरीज फील्ड इधर में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपने देखा। आगे देखिए साथियों, लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। इस प्रकार के जनरेटर में आर्मेचर एवं सीरीज फील्ड कॉइल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा कनेक्ट करके एक साथ शंट फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में कनेक्ट की जाती है। चित्र में देखिए, ठीक है, चित्र में दिखाएंगे। इसमें सीरीज फील्ड कॉइल द्वारा उत्पन्न फ्लक्स शंट फील्ड कॉइल द्वारा उत्पन्न फ्लक्स का विरोध करता है। तो इसमें भी ये क्या होता है, विरोध होता है। तो ये बात याद रखना है, भी विरोध बोला तो डिफरेंशियल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये लगा हुआ है और ये डायग्राम है, ठीक है। तो चलिए साथियों आगे देखते हैं इसके बाद में क्या है, तो है ना। सीरीज और शंट डीसी जनरेटर की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीरीज एंड शंट डीसी जनरेटर, ठीक है। तो साथियों इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसको खुद ही पढ़ लेना, ठीक है। बाकी मैं और आगे इसके जो नेक्स्ट क्लास मतलब उसमें देखता हूँ, ठीक है। चलो बता देता हूँ साथियों, ने तो बोलूँगी बताएंगे, ठीक है। तो सीरीज जनरेटर की विशेषता है, जब सीरीज जनरेटर प्रारंभ में बिना लोड के स्टार्ट किया जाता है तो पोलों में अवशिष्ट चुंबकत्व व रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण थोड़ा वोल्टेज उत्पन्न करता है। लोड लगाने पर कम करंट प्रवाहित होने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उसमें अपने चुंबकत्व से फील्ड सिस्टम कार्य करने लगता है। अपने चुंबकत्व से फील्ड सिस्टम कार्य करने लगता है, चित्र में दिखाया गया, ठीक है। इसमें कर्व ओ से कुछ ऊपर बनती है। आर्मेचर रिएक्शन के कारण वास्तविक फ्लक्स प्रतिपोल कम हो जाता है। यह मैग्नेटिक कर्व से कुछ नीचे इंटरनल कर्व कहते हैं। जनरेटर के आर्मेचर फील्ड और लोड में ओमिक ड्रॉप, है ना, RA प्लस के RAC होता है, ठीक है। तो ये साथ ही जो कर्व है इसमें ये सब दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा, शंट जनरेटर की वजह से, शंट जनरेटर को बिना लोड के चलाया जाए तो अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण वोल्टेज उत्पन्न होने लगता है। जैसे जैसे शंट फील्ड की करंट बढ़ने लगती है वैसे वैसे इसका विद्युत वाहक बल बढ़ता है। तो ये याद रखिएगा साथियों, क्वेश्चन में आ सकता है यहाँ से, है ना, कलेक्ट्रिटिस से, ठीक है। विद्युत वाहक बल बढ़ता जाता है। जैसे जैसे शंट फील्ड की करंट अगर बढ़ने लगेगी तो वैसे वैसे इसका विद्युत वाहक बल भी क्या होता है साथियों, बढ़ने लगता है। ये याद रखने की बात है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे। तो साथियों आगे देखते हैं हम लोग इसमें आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। साथियों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आए हैं कई बार, ठीक है। और आपको इसके बारे में पता भी होनी चाहिए कि भी आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है। तो चलिए देखते हैं साथियों। जैसे कि आप देख पा रहे साथियों मेरे PDF में, है ना, इसमें लिखा हुआ है कि जब आर्मेचर के कंडक्टर से करंट प्रवाहित होती है, तो स्वाभाविक सी बात है भी कंडक्टर में से ही करंट क्या होगी, प्रवाहित होगी, तो उनके चारों ओर एक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है ना, फाई, ठीक है। तो इस फ्लक्स का मुख्य फील्ड फ्लक्स पर पड़ने वाला, इस फ्लक्स के कारण या फिर इस फ्लक्स का मुख्य फील्ड फ्लक्स पर पड़ने वाला चुंबकीय प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। तो साथियों 2-3 बार पढ़िए, आपको खुद को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, इसके बाद में देखिए आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव, है ना। आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव लोड करंट पर पड़ता है। जब जनरेटर चालू किया जाता है तो उसका चुंबकीय फ्लक्स का N पोल से आर्मेचर कोर द्वारा S पोल पर पहुंचता है, जिससे आर्मेचर कोर भी चुंबक बन जाता है। जब आर्मेचर पर लोड डाला जाता है तो लोड करंट आर्मेचर से प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। लोड करंट आर्मेचर से प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, इसमें लिखा हुआ है इन फील्ड, एक मिनट, हाँ, यह करंट उस चुंबकीय फील्ड के लंबवत अपनी ओर चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करती है। इन फील्डों की आपसी प्रतिक्रिया ही आर्मेचर रिएक्शन कहलाती है। इसके निम्न प्रभाव होते हैं। इससे कम्यूटेटर पर अधिक स्पार्किंग उत्पन्न होती है। साथियों जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उससे क्या होता है भैया, जो कम्यूटेटर होता है उस पर क्या होती है, स्पार्किंग होती है, जिससे मशीन की दक्षता में कमी आती है, ठीक है। इससे मुख्य पोलों का फ्लक्स का क्या होता है, कमजोरियों विकृत हो जाता है। इससे पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल क्या होता है भैया, घट जाता है, ठीक है। तो इस आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस बेस पे भी एक क्वेश्चन उठता है। तो आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रशों को पोलों के चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष पर रखा जाता है, जबकि यह अक्ष
आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव से आगे बढ़ जाता है। ब्रशों को घूमने की दिशा में आगे खिसकाकर आर्मेचर रिएक्शन दूर किया जा सकता है। साथियों, समझ में आया होगा आपको कि ब्रशों को घूमने की दिशा में आगे खिसकाकर आर्मेचर रिएक्शन दूर किया जा सकता है, परंतु बड़ी बड़ी मशीनों में ऐसा करना संभव नहीं होता, जहां लोड बार बार घटता है, बढ़ता रहता है। इसके लिए हम लोग क्या करते भी है, यहाँ पे एक सुविधा, मतलब कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इसके लिए इंटरपोल या फिर इंटर ध्रुव का प्रयोग किया जाता है। इसके कनेक्शन आर्मेचर के सीरीज में होते हैं। जो इंटरपोल होते साथियों, वह आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं तथा यह मेन पोल के मध्य लगाए जाते हैं। जो मिड में जो मेन पोल होते हैं उनके मिड में इंटरपोल को लगाया जाता है, जो आर्मेचर की श्रेणी क्रम में ज्वाइंट होते जुड़े हुए होते हैं। साथियों, याद रखिएगा यार, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो इंटरपोल होते भी है कहाँ लगाए जाते हैं, तो मेन पोल के मिड में बीच में लगाए जाते हैं तथा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं तथा इनकी ध्रुवता आर्मेचर में घूमने की दिशा में स्थित मुख्य पोल के समान होती है तथा इंटर मेन पोल के कमजोर फ्लक्स को शक्तिशाली बनाता है, जिससे आर्मेचर रिएक्शन क्या हो जाता है भैया, समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा कम्यूटेशन क्या होता है। तो साथियों, ये भी एक प्रक्रिया यहाँ पे बताया गया कम्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कम्यूटेशन के पढ़ते हैं इसके बारे में। कम्यूटेशन साथियों, इस पर भी क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, आर्मेचर की करंट में होने वाले परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन कहते हैं। वो कैसे होता है अभी यहाँ समझेंगे। ठीक है, आर्मेचर की करंट में होने वाले परिवर्तन को ही कम्यूटेशन कहते हैं, जबकि करंट एक पोल से दूसरे पोल पर जाती है। और भैया कब परिवर्तन होता है, जब करंट एक पोल से दूसरे पोल पर जाती है, तब वो जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं। जब कम्यूटेटर घूमता है तो ब्रशों के दो सेगमेंटों को शॉर्ट सर्किट कर देता है। जब कम्यूटेटर घूमता है तो ब्रश दो सेगमेंटों को शॉर्ट सर्किट कर देता है, जिससे उन सेगमेंटों पर लगी कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाती है और इससे अधिक करंट उत्पन्न होने लगती है। यह करंट स्पार्किंग के रूप में ब्रश पर पहुंचती है। इस क्रिया को कम्यूटेशन कहते हैं। तो देखिए साथियों, जब एक साथ दो सेगमेंटों को क्या होता है, कनेक्ट कर लेता है, ठीक है, तब वहाँ पे क्या होता है भैया, स्पार्किंग होती है। यहाँ पे देखिए मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा, जब कम्यूटेटर घूमता है तो ब्रश क्या होता है, मतलब जो ब्रश होता है ना, कार्बन ब्रश जो होता है, दो सेगमेंटों को शॉर्ट सर्किट कर देता है, जिससे उन सेगमेंटों पर लगी कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाती है और उससे अधिक करंट उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यह करंट स्पार्किंग के रूप में ब्रश पर पहुंचती है और इस क्रिया को ही कम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, कम्यूटेटर पर लगे ब्रश की स्थिति में दिखाए गए कम्यूटेटर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है और ब्रश, ठीक है, और ब्रश क्या बोला भैया, देखिए यहाँ पे पूरी उनकी जो बताया गया है कब स्पार्किंग पैदा हो रही है। देखिए स्पार्किंग ब्रश सब दिया गया है। तो तब क्या होता है साथियों, सेगमेंट पर रहता है जिस पर ए और बी कॉइल के दो सिरे लगे होते हैं। कॉइल ए में उत्पन्न विद्युत वाहक बल इसी ब्रश के द्वारा प्राप्त हो जाता है। कम्यूटेटर आगे चलता है और ए व बी सेगमेंटों पर ब्रश आ जाता है और दोनों सेगमेंटों बी व शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, जिससे कॉइल बी शॉर्ट सर्किट हो जाती है। चित्र 21.28 बी में और कॉइल बी में अधिक करंट उत्पन्न हो जाती है। तो यह करंट ब्रश पर जाने का यत्न करती है, परंतु उसी समय ब्रश आगे वाले सेगमेंट सी पर पहुंच जाता है और बी कॉइल की करंट ब्रश पर स्पार्किंग के रूप में पहुंच जाती है। इस प्रकार कॉइल में शॉर्ट सर्किट करंट विपरीत दिशा में जाना चाहिए, परंतु ए और बी कॉइल की करंट का अंतर स्पार्किंग के रूप में ब्रश पर पहुंचता है। करंट ए छोटा बी ब्रश तक पहुंचने का प्रयास करता है, जिसके कारण चिंगारी उत्पन्न हो जाती है, जैसा कि चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है साथियों। तो ये गौर से देखिए इसको, यहाँ पे देखिए ये है अपना ब्रश है, ये भी ब्रश है। जब ये इन दोनों को एक साथ में टच करता है तो यहाँ पे क्या होता है, स्पार्किंग होती है, क्योंकि जो कॉइल होती है साथियों, जो कम्यूटेटर होता है साथियों, उसके ऊपर में क्राइजर लगा होता है। वहाँ पे क्या होता है, जो आर्मेचर की कॉइल होती है वहाँ पे सोल्डिंग होकर आई हुई रहती है। ठीक है, तो जब दोनों कॉइल एक साथ टच होती है तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब ब्रश के चक्कर में टच जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है साथियों, स्पार्किंग होती है। तो ये देखिए ये स्पार्किंग यहाँ पे हो रही है ऐसी। ठीक है,
ये सेगमेंट है, जो सेगमेंट साथियों के बने होते हैं हार्ड एंड तांबे की मोटी पत्तियों का बना हुआ होता है कौन, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर के सेगमेंट, ठीक है। तथा इनके बीच में साथियों इंसुलेशन के रूप में माइका जिसको बोलते हैं अभ्रक भरा हुआ होता है, ठीक है, माइका भरा हुआ होता है, अभ्रक है ना, इंसुलेशन के रूप में याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, इसके बाद में पूछा गया कम्यूटेशन को समाप्त करने के लिए किस किस मेथड का यूज़ किया जाता है, वो भी एग्जाम में जाना पूछा जाता है। तो कम्यूटेशन को समाप्त करने के लिए इंटर ध्रुव मतलब वही है इंटरपोल को, और जो आर्मेचर रिएक्शन साथियों उसको भी कम करने के लिए हम क्या करते हैं, मेन पोल के मध्य में क्या करते हैं साथियों, इंटरपोल को लगाते हैं। तो कम्यूटेशन को समाप्त करने के लिए इंटरपोल प्रयोग किए जाते हैं। कम्यूटेशन के समय विपरीत विद्युत वाहक उत्पन्न करता है, जिससे कॉइल बी में उत्पन्न अधिक करंट समाप्त हो जाता है या हो जाती है, ठीक है। आगे देखिएगा, डीसी जनरेटर में बिना चिंगारी के कम्यूटेशन प्राप्त करने की विधियाँ क्या क्या है। मेथड ऑफ द ऑब्टेनिंग कम्यूटेशन विदाउट स्पार्किंग, ठीक है। आगे देखिए साथियों, इसमें क्या लिखा हुआ है, हाँ, डीसी जनरेटर में चिंगारी स्पार्किंग उत्पन्न होती है। बिना चिंगारी के कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दो विधियाँ प्रयुक्त की जाती है। तो पहली विधि भैया इंटरपोल मेथड, ठीक है। तो इंटरपोल मेथड इसमें दिया हुआ है, जनरेटर में मेन पोलों के अतिरिक्त इंटरपोल लगा देने से कम्यूटेशन नहीं होता और जनरेटर बिना स्पार्किंग के कार्य करता रहता है। यह आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होता है। इसके लगाने से ब्रशों को बार बार खिसकाने की आवश्यकता नहीं होती है ना, ठीक है। आगे देखिएगा, शॉर्ट पिच वाइंडिंग विधि, ठीक है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग विधि, इसमें क्या है, इसके लिए वाइंडिंग का घेरा एक पोल के फील्ड से कुछ कम रखा जाता है। ऐसा करने से शॉर्ट होने वाली कॉइल या वाइंडिंग पास पास नहीं रहती है और साथ ही उनके मध्य की वाइंडिंग में विपरीत दिशा में होकर, ठीक है, आगे देखेंगे क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में होकर करंट प्रवाहित होती है। इस करंट के प्रभाव से वाइंडिंग का प्रभाव उत्पादन कुछ कम हो जाता है, जिससे स्पार्किंग में काफ़ी कमी हो जाती है, ठीक है। और थर्ड वाला दिया साथी उच्च प्रतिरोध वाले ब्रश का प्रयोग करके विधि, ठीक है। मतलब कि साथी स्पार्किंग को अगर हमको कम करना है तो हम क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस वाले ब्रश प्रयोग की विधि, बाय यूजिंग हाई रेजिस्टेंस ब्रशेस। इसके अतिरिक्त हाई रेजिस्टेंस के ब्रश लगाकर भी चिंगारी समाप्त की जाती है। कापर के स्थान पर ग्रेफाइट कार्बन के, देखिए साथियों, कॉपर के स्थान पर मतलब जो Cu होता है, कॉपर मतलब क्या होता है, तांबा, के स्थान पर ग्रेफाइट और कार्बन के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं। इससे करंट कम हो जाती है और ब्रश पर का रेजिस्टेंस बढ़ जाने पर करंट स्पार्किंग उत्पन्न नहीं कर पाती है ना। मतलब कि हमको क्या करना है, ग्रेफाइट प्लस कार्बन का यूज़ करना है ब्रश बनाने के लिए, न कि कार्बन का है, न कि कॉपर का, ठीक है। तो आगे देखिए साथियों, ये थी अपनी मेथड, 3 टाइप की मेथड बता दी मैंने आपको। एक होता है इंटरपोल, एक होता है हाई रेजिस्टेंस और एक होता है यहाँ पे दिया है साथियों पिच मेथड कुछ दिया हुआ था, देखिए यहाँ शॉर्ट पिच वाइंडिंग विधि, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों मेथड का यूज़ करते हैं किसको, स्पार्किंग को कम करने के लिए। तो साथियों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, उठता है, मैं कई बार दे चुका हूँ एग्जाम, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा साथियों, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन उठ जाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों कि डीसी जनरेटर में हानियाँ, लॉसेस इन डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। दिए जाने वाली, जैसे कि आप सभी को पता है माय डियर फ्रेंड, जो डीसी जनरेटर होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो दी जाने वाली एनर्जी और प्राप्त होने वाली एनर्जी समान होनी चाहिए, परंतु वहाँ पे क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं। परंतु वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, कोर, उष्मा आदि में कुछ एनर्जी नष्ट हो जाती है, जिससे प्राप्त एनर्जी दी जाने वाली एनर्जी से क्या होती है भैया, कम होती है ना, कम होती है। दी जाने वाली एनर्जी तो अधिक है, लेकिन आउटपुट में हमको क्या मिलती है भैया, कम मिलती है। तो क्यों कम मिलती है, वहाँ पे जो लॉसेस होते हैं, हीट उत्पन्न होती है, वो क्या होता है, उसके हीट जो होती है ना, उससे क्या होता है साथियों, वो ऊर्जा को खा जाती है, मतलब ऊर्जा वहाँ पे दहन हो जाती है ना, तो लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो एनर्जी कम प्राप्त होती है, तो नष्ट हुई एनर्जी या कम होने वाली एनर्जी मशीन की क्या होती है भैया, लॉसेस या फिर लॉस या हानियाँ होती है। तो ये हानियाँ निम्न प्रकार की होती है। तो कौन सी होती है भैया, जो कॉपर लॉस होता है, ताम्र लॉस जिसको बोलते हैं, एक होता है कोर लॉस जिसको लोह हानि, आयरन लॉस जिसको बोलते हैं, एक होता है यांत्रिक लॉस मतलब कि मैकेनिकल हानि भी बोलते हैं, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं इसमें जो कॉपर लॉस होता है साथियों, ताम्र हानि, ये कहाँ होती है। स्वाभाविक सी बातें भी, जो वाइंडिंग्स होती है ना, तो इसे इलेक्ट्रिकल हानि कहते हैं। यह लोड के साथ परिवर्तित होती रहती है, मतलब यह वेरिएबल लॉसेस होता है तथा ये वाइंडिंग में होती है भैया, ठीक है। तो इसे इलेक्ट्रिकल हानि कहते हैं। यह लोड के साथ परिवर्तित होती रहती है। यह आर्मेचर, फील्ड और ब्रशों में होती है। यह आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग तथा ब्रश में होती है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आर्मेचर हानि, यह आर्मेचर में करंट प्रवाहित होने पर होती है। यदि आर्मेचर रेजिस्टेंस RA और करंट IA है तो आर्मेचर हानि क्या हो जाएंगे साथियों, IA मतलब आर्मेचर करंट का स्क्वायर इंटू TR, है ना, ठीक है। तो ये लॉसेस ये हो जाएगा आई का स्क्वायर डॉट इन आर का आर हो जाएगा, ठीक है। आर का स्क्वायर तो आर होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, यह कुल लोड पर लगभग 30 से 50% तक होती है। यह कुल लोड पर 30 से 50% होती है, तो याद रखिएगा साथियों। आगे देखिएगा, मतलब जो आर्मेचर हानि की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे भी ना। आर्मेचर में जो मतलब वाइंडिंग होती है, वो में जब करंट प्रवाहित होता है तो उससे क्या होता है, लॉसेस होता है IA का स्क्वायर डॉट मतलब इंटू RA, है ना, आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे देखिएगा, फील्ड हानि, यह हानि शंट फील्ड, सीरीज फील्ड और इंटरपोल में भी भिन्न भिन्न होती है। तो देखिए साथियों, आगे देखिएगा, इसमें दिया है शंट फील्ड का रेजिस्टेंस RSH और शंट करंट ISH है तो NL, ठीक है। शंट फील्ड की हानि ISH का स्क्वायर इंटू के RSH, ठीक है। इसी प्रकार सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस RAC और करंट IAC है तो NL, ठीक है। सीरीज फील्ड की हानि IAC का स्क्वायर इंटू के RAC का स्क्वायर, ये सब लॉसेस है, ठीक है। आगे देखिएगा, इंटरपोल के सीरीज में लगे होते। इंटरपोल क्या होता है साथियों, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगे होते, इस कारण इसकी करंट आर्मेचर में से होकर प्रवाहित होती है। अतः इंटर ध्रुव या फिर इंटरपोल वाइंडिंग के रेजिस्टेंस, ठीक है, RIP और इंटरपोल जिसको बोलते हैं इंटरपोल रेजिस्टेंस और करंट IA आर्मेचर करंट है तो NL, ठीक है। इंटरपोल में हानि क्या हो जाएगा साथियों, IA का स्क्वायर इंटू के RIP, है ना, इंटरपोल। तब ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस हानि, ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस लॉस, यह दो प्रकार से ज्ञात की जाती है। चलो देखते हुए दो प्रकार कौन से इसके, तो ठीक है। तो यह दो प्रकार से ज्ञात की जाती है। कब बोल रहा है, मतलब कि पहला है, यह आर्मेचर रेजिस्टेंस के साथ ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को मिलाकर ज्ञात की जाती है। और ख क्या साथियों, कार्बन और ग्रेफाइट के ब्रश प्रयोग करने पर प्रति ब्रश 1 वोल्ट का, अगर मतलब 2 ब्रश लगे तो कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। तो प्रति ब्रश 1 वोल्ट का मटेरियल ग्रेफाइट ब्रशों का प्रति ब्रश 0.25 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप सभी पर लिया जाता है, 1 वोल्ट का, ठीक है। ये देखिए, है ना। आगे देखिए साथियों, उसके बाद दिया हुआ है, आगे देखिए, लो हानि, जिसको कोर लॉस या फिर आयरन लॉस भी बोलते हैं हम लोग, है ना, जो क्या में होता है भैया, कोर में होता है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, यह आर्मेचर और फील्ड के कोरों में, है ना, कोरों में होती है। यह दो प्रकार की होती है। तो ये कितने से कितने परसेंट होती है, हिस्टेरिसिस होने के कारण हिस्टेरिसिस हानि। तो जो कोर लॉसेस आती है, हिस्टेरिसिस हानि और ईडी करंट लॉस, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या में होते हैं भैया, कोर में होते हैं, है ना। तो हिस्टेरिसिस होने के कारण हिस्टेरिसिस हानि कहते हैं और ईडी करंट होने के कारण ईडी करंट हानि कहते हैं। यह हानि 20 से 30% होती है। और वो जो वो वाली जो थी साथियों कॉपर लॉस, वो 30 से 50 था, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परसेंटेज भी, ठीक है। आगे देखिएगा, मैकेनिकल लॉस, ठीक है, इसमें निम्न हानियाँ होती है। आर्मेचर के घूर्णन के कारण वायु घर्षण या वाइंडेज हानि, ठीक है, बीयरिंग घर्षण, मतलब जो मैकेनिकल लॉस होता है साथी, ये टोटली अपना घर्षण में आ जाएगा, ठीक है। वायु घर्षण हो जाएगा, बीयरिंग घर्षण हो जाएगा, ब्रूज घर्षण हो जाएगा। कुल हानियों को यांत्रिक हानि का यह 10 से 20% तक होती है। जो कौन सा मैकेनिकल लॉस होता है साथी, वो 10 से 20% तक कुल हानि का, ठीक है। आगे देखिए साथियों, स्ट्रे लॉस क्या होता है। स्ट्रे लॉस के बारे में भी यहाँ बताया गया। स्ट्रे लॉस लो हानि तथा यांत्रिक लॉस, मतलब कि जो आयरन लॉस होता है और जो मैकेनिकल लॉस होता है, इन दोनों का प्लस क्या होता है, स्ट्रे लॉस होता है, ठीक है। स्ट्रे लॉस लो हानि प्लस के यांत्रिक हानि, ठीक है। आगे देखिए, कांस्टेंट हानि कौन सी हो जाएगी भैया, अपना कोर लॉस जो होता है, ठीक है। देखिए इसमें दिया हुआ है, कांस्टेंट हानि क्या होता है, कांस्टेंट हानि वही लो हानि प्लस के यांत्रिक हानि प्लस के शंट फील्ड हानि दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो शंट फील्ड में फील्ड ताम्र हानि कांस्टेंट होती है, इसीलिए स्ट्रे हानि प्लस के शंट फील्ड ताम्र हानि आपस में कांस्टेंट होती है। तो जो स्ट्रे हो जाएगा, स्ट्रे में ये तो दोनों आती है, प्लस के शंट फील्ड इसमें जाएगा, ये बन जाएगा कांस्टेंट हानि बन जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए साथियों, अस्थिर मतलब कि परिवर्ती हानि जो होता है कॉपर लॉस होता है, ठीक है।
है ना। तो शंट फील्ड में शंट मशीन में अस्थिर हानि क्या हो जाएगा, IA का स्क्वायर डॉट RA, है ना। तो कंपाउंड सीरीज मशीन में अस्थिर हानि IA का IA स्क्वायर डॉट RA प्लस के IAC डॉट RAC, ठीक है। तो कुल हानि में कांस्टेंट हानि प्लस के अस्थिर हानि हो जाएगी ना, ठीक है। घ में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, इसके बाद दिया हुआ डीसी जनरेटर की इफिशियंसी क्या होती है। इफिशियंसी ऑफ फॉर डीसी जनरेटर, जनरेटर में दी जाने वाली कुल मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर में परिवर्तन नहीं होता है, परंतु अपितु इसका कुछ भाग हानियों में नष्ट हो जाता है। तो उत्पन्न इलेक्ट्रिकल पावर बराबर मैकेनिकल माइनस के लोहे या यांत्रिक क्षति हो जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखिएगा साथियों, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, इसके बाद में दिया हुआ है उत्पन्न इलेक्ट्रिक पावर में भी ताम्र हानि होती है, इस कारण प्राप्त इलेक्ट्रिकल पावर बराबर उत्पन्न इलेक्ट्रिकल पावर माइनस के ताम्र हानि हो जाएगा। तो साथियों ये मतलब कि देख लो आप, ये जो है ना, ये फार्मूले याद रखना पड़ता है यार, कई बार एग्जाम में टपक जाते हैं सारे, है ना, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके बाद है यांत्रिक पावर इनपुट, चलने वाले इंजन की BHP मतलब होता है ब्रेक हॉर्स पावर इंटू के 735.5 मीट्रिक में होता है, ठीक है। ठीक है साथियों, आगे देखिए, ये ओवरऑल कमर्शियल इफिशियंसी की बात करेगा, ओवरऑल इलेक्ट्रिक इफिशियंसी की बात करेगा। ये इलेक्ट्रिक हो गया, कमर्शियल हो गया और यांत्रिक इफिशियंसी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा साथियों, आपको पता है इलेक्ट्रिक पावर वोल्टेज और करंट होता है ना। ओवरऑल कमर्शियल इफिशियंसी में इलेक्ट्रिक पावर बटेगी यांत्रिक पावर, तो यांत्रिक क्या होता है BHP इंटू के 735 BHP में ब्रेक हॉर्स पावर जो लगाया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर में क्या हो जाएगा साथियों, अब पहले आउटपुट बटेगी इनपुट, आपको इफिशियंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए साथियों, आउटपुट बटेगी इनपुट इंटू के 100 होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट में क्या V और उत्पन्न इलेक्ट्रिक इनपुट में E और IC हुआ, कमर्शियल को प्लस कर दिया इसने, ठीक है। और यांत्रिक इफिशियंसी उत्पन्न इलेक्ट्रिक पावर अपन के यांत्रिक इलेक्ट्रिक इनपुट, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिए हुए साथियों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टि से, ठीक है। जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, तो ठीक है। चलिए इसका भी मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ यार, एग्जाम में डायरेक्ट पूछो, मतलब डायरेक्ट एक ट्रांसफार्मर का होता है कि वोल्टेज नियमन सूत्र, वोल्टेज रेगुलेशन सूत्र या फिर वोल्टेज रेगुलेशन फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये देखिएगा, जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में रेगुलेट लगाया जाता है। यह रियोस्टेट अर्थात वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, इस रेजिस्टेंस को कम या अधिक करके वोल्टेज रेगुलेट कर लिया जाता है, ठीक है, कम या अधिक कर लिया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, तो शंट जनरेटर में शंट वाइंडिंग के सीरीज में रियोस्टेट लगाया जाता है। फील्ड के सीरीज में रियोस्टेट लगाने से फील्ड में एक्साइटेशन कम होता है, विद्युत वाहक बल रेगुलेट हो जाता है। तो ये रियोस्टेट लगाया हुआ है साथियों, ठीक है। शंट जनरेटर में शंट वाइंडिंग के सीरीज में रियोस्टेट लगाया जाता है, फील्ड के सीरीज में रियोस्टेट लगाने से फील्ड में एक्साइटेशन कम हो जाता है, विद्युत वाहक बल रेगुलेट हो जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें दिया हुआ है सीरीज जनरेटर में, सीरीज जनरेटर में सीरीज वाइंडिंग के समांतर में रियोस्टेट लगाया जाता है, इसे डाइवर्टर कहते हैं। देखिए साथियों, शंट क्या होता है, समांतर में लगता है, ठीक है। अभी ये देखिए साथियों, यहाँ बोलना चाह रहा है कि सीरीज जनरेटर में सीरीज वाइंडिंग के समांतर में रियोस्टेट लगाया जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, डाइवर्टर बोलेंगे, है ना, डाइवर्टर, ठीक है। ये सीरीज में है ना, डाइवर्टर, देखिए ये लिखा हुआ है डाइवर्टर। डाइवर्टर के कारण सीरीज फील्ड की करंट रेगुलेट होती है और विद्युत वाहक बल भी रेगुलेट हो जाता है। डाइवर्टर के हटाने पर सीरीज वाइंडिंग में अधिकतम करंट जाने लगती है और इसमें वोल्टेज अधिकतम मिलने लगता है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है साथियों, ये रियोस्टेट तो ये लग गया साथियों, ठीक है, लेकिन जो सीरीज में लगा ये डाइवर्टर यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, डीसी जनरेटर के उपयोग, यूज ऑफ डीसी जनरेटर, जैसे कि अभी आपने सब पढ़ा, मैंने बताया आपको, डीसी जनरेटर में सीरीज होता है, शंट होता है, कंपाउंड होता है। तो सीरीज जनरेटर का यूज़, चलो यहाँ फिर से रिपीट क्या होता है बता देते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के डीसी जनरेटरों के उपयोग निम्न होते हैं। डीसी सीरीज जनरेटर, यह आर्क लाइटिंग और आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है तथा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बूस्टर की भांति प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, शंट जनरेटर यह स्थिर वोल्टेज देता है और फील्ड रेगुलेट द्वारा एडजस्ट करने पर वोल्टेज में थोड़ा ड्रॉप होता है। यह सामान्यतः लाइटिंग और पावर लोड के लिए प्रयोग किया जाता है।
इससे बैटरी भी चार्ज की जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा भैया बैटरी चार्जिंग में भी शंट का होता है। ठीक है, आगे देखिएगा तीसरा कंपाउंड मोटर। यहाँ साथियों कंपाउंड मोटर लिखा हुआ है, वेरिएबल लोड जैसे कि ट्रैक्शन लोड के लिए प्रयोग होता है। फीडर जो होते हैं ना, फीडर में लंबी लाइन में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए भी यह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों जनरेटर के दोष क्या होते हैं। जनरेटर के दोष, जनरेटर वोल्टेज नहीं उत्पन्न करता, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग अधिक होती है, जनरेटर गर्म हो जाता है। तो जनरेटर वोल्टेज नहीं उत्पन्न करता तो इसके निम्न कारण हो सकते हैं। तो चलिए देखते कौन से हैं साथियों, उसमें देखे बारे आप। ब्रशों का कांटेक्ट कम्यूटेटर पर ठीक नहीं है, ब्रशों की स्थिति ठीक नहीं है, कनेक्शन गलत है, फील्ड आर्मेचर या रेगुलेटर में ओपन सर्किट है, ब्रशों का दबाव ठीक नहीं है, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होने के निम्न कारण हो सकते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट ऊपर नीचे है। ठीक है, आगे देखिएगा कार्बन ब्रश होल्डर सर्किट है, कम्यूटेटर गंदा है, आर्मेचर वाइंडिंग के कटाव है, ब्रशों पर दबाव अधिक है, ब्रशों के सिरे टूटे हुए हैं, कार्बन ब्रश न्यूट्रल स्थिति में नहीं है, इंटरपोल की ध्रुवता उल्टी है, आर्मेचर में अर्थ या शॉर्ट सर्किट है, मशीन पर लोड अधिक है। ठीक है, जनरेटर गर्म हो जाता है, इसके निम्न कारण हो सकते हैं। कम्यूटेटर पर स्पार्किंग अधिक है, बियरिंग खराब है, आर्मेचर या फील्ड कॉइल में शॉर्ट सर्किट है, मशीन पर लोड अधिक है। ठीक है, देखिए साथियों क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे कि 2 पोल के जनरेटर के वेव बाउंड आर्मेचर में 51 स्लॉट है और प्रत्येक स्लॉट में 24 कंडक्टर है। तो प्रत्येक फ्लक्स प्रति पोल में मेगा लाइन है। तो 220 वोल्ट विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए आर्मेचर की स्पीड क्या होगी, मतलब कि एन पूछा हुआ है मेरे भाई ने। तो चलिए भैया इसमें इस कंडीशन में क्या करो, आपको तो जो डाटा दिया भैया पहले चुपचाप यहाँ पे उतार लो कि पोलों की संख्या कितनी, समांतर पथों की संख्या, चालकों की संख्या कितनी है, प्रति पोल फ्लक्स कितने हैं। ठीक है, मेगा लाइट इंटू के 10×6 लाइन। ठीक है, तो ये मेगा है ना, मेगा मतलब होता है 10/6 की घात। ठीक है, इंटू 10/8 की घात वेबर है ना। आगे देखिए साथियों इसके बाद में ये विद्युत वाहक बल कितना साथियों 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो ठीक है, ये देखिए इजी मतलब होता है जनरेटेड ईएमएफ जो हम पैदा जो कर रहे हैं अभी हम जनरेटर पढ़ रहे हैं ना भैया। तो 5ZNP 60 है। तो ये देखिए ये यूनिवर्सल फार्मूला है भैया, ये पूरा का पूरा आपको याद ही रखना पड़ेगा है ना, ये वाला इतना भैया ये फार्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद में हमको क्या निकालना भी है, यहाँ से एन निकालना है। ये एन भैया तुम इधर आ जाओ, पक्षांतर कर लो, उठा लो यहाँ से। तो देखिए एन को उठा लिए तो 60 और ये ऊपर चले गया और ईजी भी ऊपर चले गया, बचा क्या नीचे में 5ZNP। यहाँ पे भैया इनका मान भर दो जैसा जैसा बताया है, मान भर के भैया इसका ये आंसर आ जाएगा कि आ ही गया। कितना आ गया, 1078 RPM की स्पीड से हमको घुमाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंट वाउंड जनरेटर भैया खुद से करके देखना, बना के देखना, मैं तो आपको और बता ही दे रहा हूँ बस। ठीक है, ठीक है, आगे देखिएगा उसके बाद में एक दिया है शंट वाउंड जनरेटर 440 वोल्ट पर 40 एम्पियर लोड करंट सप्लाई करता है। यदि शंट फील्ड का रेजिस्टेंस 220 ओम हो और आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.8 ओम हो तो ज्ञात करो आर्मेचर में करंट उत्पन्न विद्युत वाहक बल और क्या भी है जनरेटर में कुल कॉपर लॉस कितना होगा। तो देखिए सर्किट में धारा कितनी दी हुई 40 एम्पियर दी हुई है। तो चलिए जितना मान दिया ना साथियों पहले तो आप उसको भैया अच्छे से लिख लो प्यार से मोहब्बत से। ठीक है, आगे देखिएगा उसके बाद में है ना टर्मिनल वोल्टेज 440 वोल्ट है, शंट का रेजिस्टेंस आर एस बराबर 220 वोल्ट है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना आर ए कितना 0.8 ओम है। ठीक है, अब जैसे कि आपको जो भी मैंने बताया था इसमें कि आई एस एच बराबर क्या होता है साथियों, आई बराबर क्या होता है वी अपन आर। तो वी अपन के आर एस एच हो जाएगा ना। तो देखिए वी का मान कितना तो अपना आई एस एच निकल जाएगा। तो ये भैया देखिए यार ये सब तुमको याद रखना पड़ेगा फार्मूले है ना, तभी अपना 202 एम्पियर अपना कितना निकल गया, करंट निकल गया। ठीक है, आई एस एच की है ना करंट। और आई आर्मेचर करंट क्या होता है साथियों, आई बराबर मैंने आपको जो बताया था ये कौन सा शंट रेजिस्टेंस शंट का होगा, ये जो क्वेश्चन है साथियों शंट होगा ना। देखिए एक मिनट क्या है इसमें, देखिए शंट वाउंड जनरेटर आप पहले देख लो भैया शंट जनरेटर है क्या कि सीरीज जनरेटर है क्या कि कंपाउंड जनरेटर, उसके हिसाब से यहाँ फार्मूला लगाना। ठीक है, तो ये देख लिया आपने और फिर ये लगा दिए फार्मूला, ये वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, ये फार्मूले लगाओ भैया चुपचाप इसमें और फिर यहाँ पे बनाते जाओ, आगे आगे धीरे धीरे बनाते जाओ तो आपसे आपका ये आंसर निकलते जाएगा। ठीक है, तो साथियों यार ये क्वेश्चन तो आपको खुद से भी करके देखना पड़ेगा यार, क्योंकि देखो एग्जाम में यार आपको खुद को बनाना है वहाँ पर। ठीक है, मैं थोड़ा आऊँगा बनाने के लिए है ना। आगे देखोगे फिर एक दिया एक शंट जनरेटर 220 वोल्ट पर 25 एम्पियर की लोड करंट देता है। तो फील्ड का रेजिस्टेंस 100 ओम है और आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.2 ओम है। तो कोर और फ्रिक्शन लॉस क्या होगा। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, ये आप करके देख लो आपका आंसर निकल के आ जाएगा।
होता है, तो बल दिया हुआ है, प्राइमर की bhp, मतलब ये सब ज्ञात करना है। तो ओवरऑल मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगी, तो ये देखिए साथी, ये मान में मतलब इनका पहले जो दिया है वो मान रख लो, और फिर उसके बाद में जो आपके जो फार्मूले है उसमें इसका मान पुट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों, ये आंसर देख लो, है ना। सर देखिए इसमें आगे मैं आपको कल इसके जितने भी ये न्यू टाइप है ना वो कराता हूँ फिर, है ना। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना रखते हैं। तो आई होप साथियों क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।